एक बार पुनः सभी दर्शकों का हिंद केसरी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली सूबे के नरेला से नजफगढ़ तक जहां हज़ारों एकड़ में जहां कृषि होती है, जहां खाद्यान्न होती है, जहां व्यावसायिक खेती होती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यहां की खेती को ना कोई कृषि का दर्जा प्राप्त है, ना यहाँ किसान की वास्तविक पहचान मिली हुई है। और इसी बीच में अनेकों जैसे फसल बीमा योजना है, तकनीकी सहायता हैं, सभी तरह की सहायताओं से वंचित किसान किन परिस्थितियों में आज यहाँ खेती कर रहा है। इसी के बीच में हमारे बीच में आज हम एक युवा किसान से बात करेंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल के तौर पर विपरीत परिस्थितियों में न केवल खेती की बल्कि कॉरपोरेट क्षेत्र में अच्छी नौकरी को छोड़ के आज वो ग्रामीण अंचल में खेती के वो प्रयोग कर रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं एक युवा किसान संदेश डबास से। संदेश जी, शीला दीक्षित सरकार के दौरान यहाँ के किसानों की राजनीतिक हिस्सेदारी न होने के कारण और सक्रियता न होने के कारण दिल्ली का कृषि दर्जा ख़त्म कर दिया गया, जिसमें कोई सर्वे नहीं हुआ, न ज़मीनी हकीकत की पड़ताल हुई। आपका सिंचाई का पानी आपका ख़त्म हो गया, आपकी जो कृषि सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई, आपको उत्तम बीज, बाज़ार, सब तरह की सुविधाओं से बारी दिल्ली वंचित रही। इन विपरीत परिस्थितियों में कहाँ आप एजुकेशन कंसल्टेंट रहे, कॉरपोरेट में भी आपने व्यवसाय किया और कॉरपोरेट की चमाचौंध की नौकरी छोड़ के आप कृषि के बीच में जो आपने प्रयोग करने की कोशिश की, यहाँ खेती में जो एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आई? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसानों के मुद्दों को आज उठा रहे हैं और लोगों को उनसे अवगत करा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फार्मर्स जो हैं दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में व अदर स्टेट्स में भी फेस करते हैं। ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मेरे को गांव में आना है और मेरे को खेती से, अपनी ज़मीन से जुड़ना है। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी कि मेरा गांव दिल्ली देहात में ही था, तो मेरे लिए बहुत एक स्मूथ शिफ्ट ओवर था, चेंज ओवर था। मैंने खेती करनी शुरू करी, खेती सीखी और आज लगभग 8 साल के बाद मैं एक अच्छी खेती करता हूं और नए नए प्रयोग भी उनके अंदर करता हूं। जब कोई सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, जब कृषि का दर्जा ख़त्म था, जब कोई सब्सिडी वाली आपको बिजली दरों पे रियायत नहीं थी, कृषि विभाग से कोई मदद नहीं थी, इन विषम परिस्थितियों में कॉरपोरेट की चकाचौंध छोड़ के जब आप गांव में आपने किस खेती से प्रयोग किए और आज इन्हीं खेती के प्रयोग में आप जैसे आमजन किसानों के लिए क्या समस्या आ रही है? देखिए, जब हमने खेती करना शुरू करा तब हमें पता ही नहीं था कि सब्सिडी भी होती है, उन्नत किस्म भी होती हैं, ऐसी कोई सुविधाएं भी होती हैं। हम तो एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर से शुरू करे थे, तो इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। ये तो अब हमें पता चला है। और जब और स्टेट्स को देखते हैं तो दिल्ली के साथ एक सौतेला व्यवहार होते हुए हमें दिखता है, जबकि ये राजधानी है देश की। और बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि राजधानी होते हुए कोई भी स्कीम्स, कोई भी बेनिफिट्स, कुछ भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आज मैं अगर ट्रैक्टर लेना चाहूँ तो मेरे लिए कोई लोन की सुविधा नहीं, कोई बैंक की सुविधा नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कुछ भी नहीं। और बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थितियाँ हैं ये, लेकिन हम कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि किसी भी कृषि नीति में, किसी भी आर्थिक पैकेज में यहाँ फोकस में किसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने कौन सी खेती से यहाँ एक्सपेरिमेंट किया? हमने वेजिटेबल्स, सबसे पहले तो मैंने गेहूँ बोया, जो कि एक बहुत ही सेफ क्रॉप है, सेफ क्रॉप मानी जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग जो है वेजिटेबल्स की फार्मिंग में आए, जैसे पालक हो गया, मूली हो गई। उसमें हमें एक नए प्रकार के मंडी में भी जो खामियां हैं, वो भी चैलेंजेस हमारे सामने आए। हमारी मंडियां भी संगठित नहीं है। गेहूं की कौन सी आपने वैरायटी आपने ट्राई किया? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल वैरायटी है, फर्स्ट ईयर तो हमने 711 और 306 देसी, जो कि हमने अपने खाने के लिए बोया था, और बाज़ार के लिए हमने 711 बोया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमने जो है काफ़ी उन्नत किस्में शुरू कर दी। हमने राशि, एक कंपनी है, उसका हमने चेन्नई से सीड मंगाया और तब से लेके अब तक हम उसी को करते हैं, जो कि हमारा 70, 75, 80 मन, मतलब मिनिमम 65 to 80 मन तक हम निकाल देते हैं। ये काले गेहूँ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये नॉर्मल वीट है। नॉर्मल वीट है। हाँ। एक काले गेहूँ का प्रयोग आपका चर्चित हुआ था जी। वो काले गेहूँ में क्या सब्सटेंस हैं,
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किस हद तक पूरा करता है, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, काले गेहूं के अंदर एंथोसाइनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो कि एंटी कैंसर और एंटी डायबिटीज़ है। और उसके अलावा उसके अंदर आयरन और जो और खनिज तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी तकरीबन 60% के आसपास मात्रा अधिक रहती है। प्रोटीन कंटेंट भी उसका काफ़ी अच्छा है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं उसकी रोटी ही एक मल्टीविटामिन की गोली है जो कि बायोलॉजिकल रूप में आपको मिल रही है। मल्टीविटामिन में आपको सिंथेटिक मिलता है, उस वीट के अंदर जो भी फूड के अंदर इनबिल्ट होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट वो आपको बायोलॉजिकल रूप में मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि एंटी कैंसर, डायबिटिक पेशेंट्स या जो सफरिंग फ्रॉम द बेसिक एलिमेंट्स, हाँ, उन पे रोगियों के लिए भी एक विशेष आहार रहेगा ये। जी, मैं कहना चाहूँगा वरदान रहेगा उनके अंदर। बहुत अच्छा। तो इसके लिए आपको बाज़ार मिलता है? नहीं। आज दुर्भाग्य है कि काले गेहूं की एक वैरायटी ट्राई हुई जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे सरकार के हेल्थ मिशन को भी पूरा करती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज उसका बाज़ार नहीं। इसी के साथ आपने यहाँ पे मेरी पानी मेरी विरासत एक योजना आई, जो हरियाणा में जो सिंचाई योजनाओं में भाजपा विफल थी तो उन्होंने उस पर रोक लगाई। उनके पीछे कारण था कि चावल में पानी बहुत प्रयोग होता है, लेकिन आप एक चावल की कौन सी वैरायटी है जो कम पानी की लागत से आपने पैदा की, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, अभी तक पैदा नहीं करी है, इस साल हमने शुरू करा है। जब मैं हरियाणा जाता हूँ तो बड़ी ईर्ष्या होती थी मन के अंदर कि हमारे पास खारे पानी है, नहरी पानी की कोई सुविधा नहीं है, ट्यूबवेल भी 2 इंची के बोर हैं, तो हम लोग धान के बारे में सोच ही नहीं सकते। बजाय इसके कि जब हम हरियाणा जाते हैं तो आपको पंजाब हरियाणा में हज़ारों हज़ार एकड़ आप चलते जाइए, आपको धान ही धान मिलेगा। तो एक सौतेला सा व्यवहार ऐसे लगता था कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो चैलेंज के तौर पे लिया, चैलेंज के तौर पे लिया, और ये एक मन के अंदर ये इच्छा आई कि हम भी करना चाहेंगे इसको। तो जब इसकी इन डेप्थ स्टडी करी तो पता चला कि ऐसा कोई स्पेसिफिक किस्म नहीं है, या तो कोई भी किस्म है या सभी किस्म है। धान का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो पलेवा करके, कद्दू करके और खेत में पानी खड़ा करके धान को उगाया जाता है। लेकिन हमने जो है बिना पानी के या ना के बराबर पानी में धान को पैदा करने की कोशिश, वो भी खारे पानी में पैदा करने की कोशिश करी है। पहले स्टेप में हम कामयाब हुए, हमारी पौध बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छा उसमें फुटाव आया, बहुत अच्छी ग्रोथ हमको मिली, जो कि अपने आप में एक प्रेरणादायक स्रोत था। अब हमने उन धानों को लगाया तो हमने फरो सिस्टम में जो खूड़ बना के जो विधि होती है, जैसे हम मूली, गाजर, इन चीज़ों की बिजाई करते हैं, क्योंकि हमारा वेजिटेबल में ज़्यादा तजुर्बा था तो हमको अपनी उस तकनीक पे भरोसा था, तो हमने अब धान को भी फरो के ऊपर लगाया है। और मैं आशा करता हूँ कि वो उसके अंदर जो हमने बायोलॉजिकल इनपुट्स डाले हैं, जो बायोमास को बढ़ाया है, उसकी वजह से वो खेती इट विल सी इट्स डे। किसी संस्था की भी इस पर कोई रिसर्च चल रही है? नहीं, भारत सरकार का हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन भारत सरकार सिर्फ पलेवा विधि को ही, कृषि विभाग जो है पलेवा विधि को ही मानता है। उसके अलावा मतलब कद्दू करने वाली जो विधि है उसी को मान्यता है, उसके अलावा उनकी रिकमेंडेशन नहीं है। संदेश जी, बाजरे में आपके क्या प्रयोग थे कि बाजरे में भी आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो तत्वों को पूरा करते थे, वो कौन सी वैरायटी आपने ट्राई की थी? देखिए, पहले मैं धान पे ही आना चाहूँगा। धान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रह गया कि धान इतनी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। मुझे जो एक आइडिया मिला एक इसको सूखे में करने का, वो नवरात्रों से मिला। आप बड़ा अचंभित होंगे ये जान के, हमारे हिंदू परिवारों में तकरीबन हर घर के अंदर नवरात्रों में हम लोग धान्य को बोते हैं, नारियल रख के, आप सब लोग जानते होंगे। तो मैंने सोचा कि जब उस नमी के अंदर धान की पौध हो सकती है और वो बढ़ सकता है, बढ़वार ले सकता है, तो खेत में क्यों नहीं हो सकता? मोटिवेशन रहा आपके? हाँ, तो एक ये ज़रूरी एस्पेक्ट था। और जहाँ तक आपने बाजरे का पूछा, तो अब केवीके उजवा से मैंने संपर्क करा, और जब केवीके उजवा से संपर्क हुआ तो वो भी थोड़ा प्रभावित हुए हमारी खेती की तकनीकों को देखकर। तो उन्होंने IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, औरंगाबाद है शायद महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से उन्होंने एक उन्नत किस्म जिसे कि बायो फोर्टिफाइड वैरायटी बोलते हैं, जिसमें कि बायोलॉजिकल तरीके से उन्होंने जो है उस सीड का गुण धर्म बढ़ाया है, तो वो हमारे को अभी प्रदान करी है। तो वो हमने इस साल सोइंग करी है। वो बाजरा भी काले गेहूं की तर्ज पे जो है उसमें भी शायद एंथोसाइनिन की मात्रा काफ़ी अच्छी है, एवं जो अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी भरमार है उसके अंदर। वन ऑफ द बेस्ट wheat varieties that I've ever had come across. This is actually black wheat, and what I'm going to show you is the genetical property of this plant.
not only that it is rich in micronutrients and other minerals, this plant is also with a great potential because we are going to show you the number of shoots the plant has and the size of the गेहूं का जो बाली होता है उसका साइज भी आपको दिखाएंगे। यहाँ आ जाओ, बिल्कुल ये देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 51 52 53 54 55 56 57 58, so in total we have around 58 shoots in this plant. And what now next we are going to see is the bali size. So it is my hand and you can see it is full one length. Normally wheat का जो बाली होता है वो तकरीबन इस हाइट का होता है, but here you can see that it is at least 7 inches plus, 7 or 8 inches, which is easily, if I calculate it, 1 2 3 4 5 6 7, so 7 to 8 inches is the bali, and you can see around 60 shoots. So this is a very progressive wheat. Now we are also going to show you the wheat which is done now complete. And now if you see the color of the wheat, this is beautiful. This is just one of the you see miracles of Mother Earth, that first time anybody hopefully is seeing a black colored wheat. Actually this is not black, also this is violet, and violet is one of the purest lights. So I am very sure that this is very very highly nutrient and very potent as well, and this wheat holds immense potential. संदेश जी, आपने खेती पे प्रयोग किए और एक हेल्थ मिशन के एक टारगेट को भी ये दोनों खेती पूरा करती हैं। आपको खेती उगानी तो आती है किसान को, आपको फसल बेचनी क्यों नहीं आती? देखिए सारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, और इसके अंदर आड़ती और मिडलमैन और जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका बोलबाला ज़्यादा है। किसान बहुत ही मार्जिनलाइज स्थिति में है, वो एक लाचार व्यक्ति की तरीके से अपनी फसल मंडी में लेके जाता है एवं वहाँ पे रख देता है, उसके बाद ही इज़ ऑन मर्सी ऑफ दोज पीपल। लेकिन इसी बीच में सरकार की एक वन नेशन वन मार्केट करके 3 अध्यादेश आए हैं, हाँ। जिसका पंजाब से लेके दिल्ली तक, हाँ। सड़क से लेके संसद तक जिसका कड़ा विरोध हो रहा है। और जब आप लोग ट्रैक्टर की यात्राएं लेके निकले और आप संगठित तरीके से किसान ने उस पर प्रदर्शन किया उत्तरी भारत में, उसी रात को उसको अधिसूचित भी कर दिया गया। तो इसी बीच में कृषि विशेषज्ञों की ये बात उठी कि 3 ऑर्डिनेंस वर्सेस 4th ऑर्डिनेंस, देवेंद्र शर्मा ने भी उनकी वकालत की। MSP की बात आती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो हर बार सरकारें घोषित करती हैं, 26 फसलों पे होता है, 6 खाद्यान्न फसल होती हैं जो सब्सिडाइज PDS में भी जिनका वितरण होता है। तो उनके लिए आज तक कोई गारंटी किसान को नहीं मिली। तो किसान ये चाहता है कि बार बार मांग उठती है कि जब तक आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप कानूनी रूप से सेंट्रलाइज एक्ट और स्टेट टैक्स लागू नहीं करेंगे, तो ये वन नेशन वन मार्केट, ये आप किस उस रूप में इनको देख रहे हो? देखिए, वन नेशन वन मार्केट तो एक किसानों के साथ बहुत भद्दा मजाक है। वन नेशन वन MSP, हाँ, MSP का तो जिक्र ही खत्म कर रही है अब सरकार। वन नेशन एंड ओपन मार्केट, वन मार्केट जो है ये एक अपने आप में भद्दा मजाक है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि किसान को ये मैं आज यहाँ दिल्ली सूबे में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से 15 किलोमीटर मेरे को अपनी फसल लेके जानी पड़ती है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना 10 मन 20 मन गेहूँ लेके इंदौर या बेंगलोर या चेन्नई बेचने जाऊँगा, या फिर पंजाब या मोगा या लुधियाना या उत्तर प्रदेश या नोएडा भी बेचने जाऊँगा? क्या इतना तो फसलों में के भाव में गैप है नहीं जितना किराए भाड़े के में गैप है, और जो वो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक सिर्फ लुभावनी बातें हैं जो पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, ये खोखली बातें हैं। लेकिन मोदी ने बार बार कहा है कि वो जब भी परिस्थितियाँ विकट होती हैं, जहाँ कोविड का आज पूरा देश लाचार था, इसी खाद्यान्न सुरक्षा ने, इस किसान ने उत्पाद आपके घर तक पहुँचाए। तो ये आपदा को अवसर पे देखते हुए जब किसान सड़कों पे नहीं निकल सकता था, इसी दौरान में बिना पार्लियामेंट में चर्चा करके ये तीनों काले कानून, जिसको किसान कहता है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि किसान इसका सही तरह से इसका प्रोटेस्ट भी ना कर पाए। तो इसमें MSP कानून के बगैर क्या आगे खेती संभव है? देखिए, MSP कानून की जहाँ तक बात है या MSP की जहाँ तक बात है, MSP होते सराते भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। आज की समय में
अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में मूंग की फसल तैयार हुई थी। मूंग की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है तकरीबन 72 रुपये के आसपास का था। आप लोग आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो तकरीबन 140-130 रुपये किलो बाज़ार में लेते हैं बिना किसी वैल्यू एडिशन के, एज इट इज़। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि राजस्थान की मंडियों में 36 रुपये किलो मूंग बिक रही है। ऐसा ही कपास के साथ हुआ, 1740 MSP थी जी। और कुछ सूत्र पीपली की मंडियों में 800-900 रुपये तक वो पिटा। जी बिल्कुल, इसी मक्का के साथ भी ऐसा हुआ। जी, जी। और इसके साथ एक और मैं बात कहना चाहूँगा, ये सरकार की एक नीति तो बिल्कुल किसान विरोधी है कि जैसे ही जो भी फसल तैयार होती है उसी का इम्पोर्ट्स जो है खोल देते हैं। ये तो किसान को दोहरी मार है, एक तो आप MSP नहीं दे रहे, ऊपर से आप इम्पोर्ट्स खोल रहे हैं। के बीच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आया है। अगर इस किसान इस सत्य को समझ लेगा तो वो किसी भी सरकारों से सवाल जवाब करके अपनी खेती और किसान को बच पाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब इस कोविड के हालात में दूध हमारा पाउडर के रूप में संचित था, मक्के को मेरा पानी मेरी विरासत पानी वाली फसलों पर रोक के विकल्प खेती के लिए आगे रखा था, उसमें 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को नुकसान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के दबाव से, जहां ब्राज़ील के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पे विरोध किया किसानों ने, जब अमेरिका का राष्ट्रपति आया उसका विरोध किया, तो किन दबाव के कारण पिछली बार दाल दलहन खाद्य तेलों पे जब हमारे रिकॉर्ड उत्पादन थे तो मोदी जी ने बाहर से आयात करके यहाँ किसान को आत्मनिर्भर की बजाय कर्जवान बना दिया। तो आय दोगुनी करने के मात्र 2 साल बचे हुए हैं। इसी दौरान अभी मक्के का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बाद बाहर से आयात किया जाता है। जब आप सरकारें चुन देते हो संदेश जी, आपके वोट से सरकारें बनती हैं, तो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून जैसे अधिकार आपको नहीं मिलते। आपके वोट से सरकार तो बन जाती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गलत नीतियों से इतना नुकसान होता है कि जितना कई दशकों तक किसान उसको पूरा नहीं कर पाता। तो ये प्रतिनिधि चुनी हुई सरकारें, किसान इसको किस चुनौती के रूप में देखता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर किसान की एक फसल पिटती है तो उसको 10 साल लगते हैं उठने में, उस चीज़ से उभरने में। तो ये अपने आप में एक बहुत ग्रीवियस मुद्दा है। खेती भी इसीलिए छोड़ रहे हैं किसान। जी बिल्कुल। एक किसान 4, 6, 8, 10, 15 एकड़ तक का किसान खेती छोड़ के शहर में गार्ड की नौकरी करना पसंद करता है आज, या अपने बच्चे, कम से कम वो ये चाहता है कि उसका बच्चा गार्ड बन जाए, प्यून बन जाए, चपड़ासी बन जाए। तो अगर ये स्थिति है तो ये बड़ी भयानक और भयावह स्थिति है। तो MSP को तो आप कानून से नियंत्रित कर लोगे, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के आगे घुटने टेक के जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो आयात के रूप में चोट करते हैं, उसका किसानों के पास, राष्ट्र के पास क्या समाधान है? देखिए, चोट कौन कर रहा है ये तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल लेवल पे हम असेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ अ चोजन अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, और रिप्रेजेंटेड थ्रू द PM। हाँ, वो आप कह सकते हैं, बट इफेक्टिव कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। Their claims will be beneficiary to the in-mass farmer community. These are anti-farmer moves. ये कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? ये तो आपको तय करना है, आपके व्यूअर्स को तय करना है। How can control the entire country on this import or export? जब आपका देश पहले तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट देश है, जहाँ पे 65 से 70% लोगों का जो मुख्य आय है वो फार्मिंग से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो सपोर्टिव मजदूर हैं। बट इकोनॉमिक शेयरिंग ऑफ द फार्मर सेक्टर इन ओनली 14 to 16%. That is because there are no profits and there are no right incentivized schemes for farmers. तो प्रॉफिट कैसे होएगा? जिस चीज़ का प्रॉफिट आप रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, आपकी कृषि विश्वविद्यालय, आपके सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जब किसी फसल को एक उन्नत किस्म से ट्राई करता है और वो उत्पाद हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा पूरी करने के साथ बाहर देशों को हम भेजने की स्थिति में होते हैं, जब उसी का आयात अगर कर दिया जाए तो फिर किस तरह किसान जिंदा रहेगा? देखिए, आपका जो सवाल है वही उत्तर भी है, और इसमें तो मैं से केवल इतना कहना चाहूँगा, स्वामीनाथन जी ने कब ये बात बता दी थी कि MSP और किसान की जो आय है उसको कैसे सुनिश्चित करा जाए। हमें बार बार एक चीज़ को शायद होमवर्क ना करें, बल्कि एक अगर अच्छी एक सस्टेनेबल रिपोर्ट है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है।
और इसकी शुरुआत जो है स्वामीनाथन जी की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं से करी जाए, तो वही पहला सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट गया जी जब ये सरकार चुनी गई, मोदी सरकार, कि जी। हम ये नहीं दे सकते एज इट इज। जी। उस फार्मूले से C2 लागत गायब की गई जी और कुछ 5-10 स्टेट ऐसे हुए जहाँ कृषि रिफॉर्म आए, जहाँ पे अच्छे प्रयोग हुए, लेकिन उसके बावजूद दावे ये करना कि आय दोगुनी कर देंगे, तो किसी सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। यहाँ की किसान न्याय योजना के तहत राहुल गांधी की भी एक स्कीम है, उसमें इतना बजट इन्वॉल्व हो जाता है कि दोनों सरकारें चरणबद्ध तरीके से MSP से पीछा छुड़ाना चाहती हैं और कमज़ोर स्थिति के किसान को खुले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में फेंकने के लिए ये 3 अध्यादेश आए हैं। तो किसान इस पे अभी 30 तारीख को कैथल में एक स्ट्रेटेजिकल मीटिंग हुई है, जिसकी आप एक भागीदार होंगे, तो आप उसमें क्या रणनीति बनाएंगे और आपका क्या उसमें एजेंडा रहेगा? देखिए, मेरी तो एक ही अपील रहेगी कि अपनी ताकत को पहचानो, चाहे वो आपकी खेती करने की क्षमता है विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो आपकी वोट की ताकत है, चाहे वो आपकी समाज की संगठन की ताकत है। आपको एज अ फार्मर, एज अ किसान, आपको अपनी उस ताकत को पहचानना होगा और एकजुट होके एक ही मुद्दे पे अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। एक मुद्दा, सभी संगठन एक मुद्दे पे हैं। सिर्फ एक मुद्दा, और वो है MSP का ना जाना, MSP का बरकरार रहना और ये इंश्योर करना कि हर एक किसान की पूर्ण रूप से हर एक फसल MSP पे सरकार द्वारा क्रय विक्रय करी जाए। दर्शकों को हम बता दें, 2 बार MSP प्राइवेट बिल के तौर पर संसद में फाइल हो चुका है। एक बार महाराष्ट्र के सांसद ने किया है, एक बार रोहतक के सांसद ने किया है, लेकिन दोनों बार प्राइवेट बिल को चर्चा में भी नहीं रखा गया। अब चूँकि किसानों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर हल्ला बोल एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो पूरे देश में हर एक कोने से एक आवाज़ उठेगी, तो उसके लिए अपने दिल्ली के साथियों को, अपने आसपास साथियों को आपका क्या संदेश है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये खेती बचे और ये जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है ये बचे और ये कॉर्पोरेटराइज ना हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स और घरानों की ना बने, तो और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएँ वो, तो आपको आज एकजुट होना पड़ेगा।